इंडिया में पिछले 20 सालों में डाइवोर्स के रेट डबल हो गए हैं, ऐसा यूएन की रिपोर्ट कहती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का सेक्शन 3 और आईपीसी सेक्शन 498A का काफी मिसयूज हो रहा है। मोहम्मद शमी की वाइफ ने शमी पर और उनके घर वालों पर डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी का केस लगाया। काफी डाइवोर्स केसेस में ज्यादा से ज्यादा एल्यूमिनी एक्सटॉर्ट की जाती है। रेमंड के ओनर गौतम सिंघानिया ने $1.4 बिलियन एज एन एल्यूमिनी पे किए। ये मीम देखो, कूल स्टार्टअप आइडिया विद जीरो फंडिंग। पहले एक अमीर लड़के से शादी कर लो, फिर उसके साथ एक बच्चा पैदा कर लो और फिर उसे डाइवोर्स देके उसे एलिमोनी में वसूल लो। अगर हम शिखर धवन का केस देखें तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज देखने के लिए मिल रही हैं। इसके अलावा हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक के डाइवोर्स होने से पहले न्यूज में आ रहा था कि डाइवोर्स होने के बाद हार्दिक की 70% प्रॉपर्टी नताशा को चली जाएगी, पर आज की डेट तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि हार्दिक ने नताशा को कितनी एलिमोनी दी। आज हार्दिक का टोटल नेटवर्थ है 94 करोड़, यानी कि अगर हार्दिक पांड्या की 70% प्रॉपर्टी नताशा को चली जाती है तो नताशा को एज ए एल्यूमिनी 65 करोड़ रुपीस मिलेंगे। ऋतिक रोशन और सुजैन खान के डाइवोर्स केस में भी सुजैन खान को 380 करोड़ रुपए मिले थे। फिर फरहान अख्तर ने भी अपनी वाइफ अधुना को एलिमोनी में मुंबई के पॉश एरिया बैंड स्टैंड का 10,000 स्क्वायर फीट का करोड़ का बंगला गिफ्ट कर दिया था। तो आखिरकार सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के डाइवोर्स केसेस में इतने सारे पैसे क्यों दिए जाते हैं? और सिर्फ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन भी इसके शिकार हो चुके हैं। रेमंड के ओनर गौतम सिंघानिया को 36 साल की शादी के बाद उनकी एलिमनी में $1.4 बिलियन देने पड़े थे। कैन यू बिलीव? ये अमाउंट भूटान जैसी देश की आधी जीडीपी के बराबर है। और ऐसा डाइवोर्स के केसेस ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी ऐसा ही हो रहा है। जेफ बेजोस और उनकी वाइफ की शादी को पूरे 25 साल हो चुके हैं और 4 बच्चे भी हुए, और फिर डाइवोर्स जिसमें जेफ बेजोस को $38 बिलियन का फटका लगा। और फिर ऐसा ही केस एलन मस्क और जस्टिन मस्क का भी सामने आया जिसमें वाइफ को $6 मिलियन कैश मिला और मस्क के स्पेस एक्स स्टॉक्स के 10% और एक $2 लाख की टेस्ला रोडस्टार कार। ये डाइवोर्स के केसेस अब इतने बढ़ चुके हैं कि दुबई की प्रिंसेस शेखा मेहरा ने अपने हस्बैंड को एक इंस्टा पोस्ट के थ्रू डाइवोर्स दिया। उन्होंने लिखा आई डाइवोर्स यू, आई डाइवोर्स यू, आई डाइवोर्स यू। तो क्या वाकई में आज पूरी दुनिया में और खासकर हमारे भारत में डाइवोर्स एक बिजनेस बन चुका है? आखिर ये सेलिब्रिटीज कैसे एलिमोनी मेंटेनेंस के नाम पर 400 करोड़ तक मांग रहे हैं? और ऐसा क्यों है कि वर्किंग वाइफ होने के बावजूद भी हस्बैंड को ही करोड़ रुपए एलिमोनी के तौर पर देने पड़ रहे हैं, वाइफ को नहीं? वेल द आंसर इज लूपहोल्स इन अवर लॉज विच आर नॉट वेरी जनरल न्यूट्रल। हमारे एलिमोनी लॉज काफी टिल्टेड हैं टुवर्ड्स वुमेन और कई डाइवोर्सेज में इन्हीं लॉज का फायदा उठाकर झूठे मूठे आरोप थोपकर करोड़ों की एल्यूमिनी को एक्सटॉर्ट किया जाता है। सो यस, दिस माइट बी अ बिजनेस स्ट्रेटजीज फॉर सम पीपल एंड लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। शिखर धवन के केस से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने अपनी 8 साल की शादी में शिखर धवन की वाइफ उनके साथ 1 साल तक भी रहने के लिए नहीं आई। उन्हें डाइवोर्स एलिमोनी के नाम पर अपनी एक्स वाइफ को 13 करोड़ रुपए देने पड़े थे। सो बेसिकली 30 अक्टूबर 2012 में शिखर और आयशा ने शादी कर ली थी और उसके 2 साल बाद 2014 में उनका बेटा जोरावर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। आयशा ने शिखर धवन से वादा किया कि इस दौरान वो जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया से भारत शिफ्ट हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। 8 साल की शादी में शिखर और आयशा लगातार 1 साल भी साथ नहीं रहे और फिर 2021 में आयशा ने सोशल मीडिया पे ही डिवोर्स अनाउंस कर दिया, जिसके बाद रिपोर्ट के हिसाब से शिखर धवन की तब ऑस्ट्रेलिया में 3 प्रॉपर्टीज थी, तो आयशा ने उन तीनों प्रॉपर्टीज का 99% स्टेक प्लस 13 करोड़ रुपए शिखर से मांग लिए एज ए एलिमोनी। सिर्फ इतना ही नहीं, आयशा ने तो एक कदम और आगे बढ़कर बीसीसीआई से लेकर टॉप इंडियन अथॉरिटीज
यहाँ तक कि शिखर के कुछ फ्रेंड्स तक को ईमेल लिख के शिखर को डिफेम करने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने उन पर ये एलिगेशंस लगाए कि आयशा के फर्स्ट हस्बैंड से हुई उसकी जो फर्स्ट डॉटर है उसके बॉयफ्रेंड से पैसे मांगकर आयशा अपना घर चला रही है क्योंकि शिखर उसे पैसे नहीं देता है। ऐसे वियर्ड एलिगेशंस लगाकर उसने शिखर से 8.5 लाख रुपए हर महीने डिमांड किए, जो शिखर ने पे करना भी शुरू कर दिया था। और बाय द वे, इस 8.5 लाख रुपए में अपनी पहली शादी से हुए 2 बेटियों का खर्चा, शिखर के बेटे जोरावर का खर्चा, अपने इंटरनेशनल ट्रिप्स का खर्चा और तो और अपने 3 डॉग्स की ट्रेनिंग तक का खर्चा शिखर से वसूलने की कोशिश की थी। अब मुझे बताओ, शादी के बाद 1 साल तक भी साथ नहीं रहने के बावजूद, ऑलरेडी एक्स हस्बैंड की बेटियों के लिए एलिमनी वसूलने के बावजूद, इवन आयशा खुद एक किक बॉक्सर है और उनकी इनकम काफी अच्छी खासी है, और इसके बावजूद और हर महीने 8.5 लाख रुपए एलिमनी मिलने के बावजूद और 13 करोड़ की एलिमनी और प्रॉपर्टी का 99% स्टेक लेना, ये कितना जायज है। और इन सब के होने के बावजूद शिखर धवन एलिमनी पे करने के लिए तैयार हो गए थे, फिर भी उनके बेटे जोरावर से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो इसी दौरान आयशा की काफी डिमांड्स चेंज हो रही थी। तो इन्हीं सब बातों से परेशान होकर साल 2023 में शिखर धवन ने दिल्ली फैमिली कोर्ट में आयशा के खिलाफ क्रॉस केस फाइल किया, और तब मालूम पड़ा कि आयशा ने कुछ लीगल लूप होल्स का इस्तेमाल किया है, बट अनफॉर्चुनेटली शिखर धवन के लिए एक पेनफुल साबित हुआ। और जब ये मामला कोर्ट में भी गया तो कोर्ट ने भी माना कि शिखर धवन के साथ कुछ ज्यादा ही मेंटल क्रुएल्टी हुई है, और कोर्ट का ये फैसला आया कि शिखर धवन को डाइवोर्स ग्रांट किया जाता है, जिसमें उन्हें आयशा को एलिमनी के तौर पर 1 भी रुपए और देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, शिखर धवन को अपने बेटे जोरावर से मिलने की इजाजत दी जानी चाहिए। बट अगेन आयशा ने जोरावर को शिखर धवन से नहीं मिलने दिया, क्योंकि वो एक ऑस्ट्रेलियन बॉर्न है और वहां पर इंडिया का जुरिडिक्शन लागू नहीं होता है। अब देखो, आयशा ने बड़े ही स्मार्टली तरीके से हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस के सेक्शन 18 का बड़े खूबी से मिसयूज किया है, क्योंकि इस एक्ट में साफ साफ लिखा है कि हस्बैंड की ही जिम्मेदारी बनती है वाइफ का पूरा खर्चा उठाने की, अगर वाइफ साथ में रहती हो या ना रहती हो। फिर भी अब जब वाइफ का पूरा ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हस्बैंड की ही है, तो आयशा ने इस लॉ का इस्तेमाल करके हर महीने शिखर धवन से 8.5 लाख रुपए एल्यूमिनी के तौर पर वसूले। लेकिन क्रूअल्टी ही हर डाइवोर्स का रीजन नहीं है। लेकिन कई बार फीमेल्स डोमेस्टिक वायलेंस जैसे लॉज को भी मिसयूज करती हैं पैसों के लिए, जैसे इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी के केस में हुआ था। मोहम्मद शमी की वाइफ हसीन जहां ने 2018 में शमी के खिलाफ और उनके घर वालों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दायर कर दिया था और 10 लाख रुपए की एलिमनी की डिमांड की थी। और वे यहाँ पे भी नहीं रुकी, अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने शमी पे एडल्ट्री यानी कि अफेयर, डाउरी और मैच फिक्सिंग तक के सीरियस आरोप लगा दिए। इससे ऑफ कोर्स शमी की बदनामी तो हुई, लेकिन उसी दौरान शमी यूएसए में एक मैच खेलने जा रहे थे और उनका वीजा ही इसके वजह से रिजेक्ट हो गया। अभी इसी साल 2024 में शमी को जस्टिस मिला। कोलकाता हाई कोर्ट ने क्लियरली वर्डिक्ट दिया है कि मोहम्मद शमी को अपनी वाइफ को 10 लाख रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे एलिमोनी में सिर्फ 1,30,000 रुपए ही देने चाहिए। और कोर्ट ने यह भी रूल किया कि उनकी वाइफ ने अफेयर, डाउरी, मैच फिक्सिंग और डोमेस्टिक वायलेंस के जितने भी चार्जेस लगाए थे, जो भी शमी पे लगाए थे, वे सब फेक थे, झूठे थे। नाउ अगर आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की हो कि शमी की वाइफ हसीन जहां ने यहाँ पे 2 सेक्शंस का मिसयूज किया है। पहला, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का सेक्शन 3, जिस एक्ट के मुताबिक वायलेंस को एक ब्रॉडर टर्म में एक्सप्लेन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पति अपनी वाइफ से एक ऊंची आवाज में भी बात कर ले तो उसे डोमेस्टिक वायलेंस में गिना जा सकता है और इसी बेसिस पे वाइफ केस भी कर सकती है। और अब इसके बाद हस्बैंड की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करके दिखाए कि उसने कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया है। दूसरा, आईपीसी सेक्शन 498 है, जो डाउरी से संबंधित है। यह केस तो लड़की लड़के के पूरी फैमिली पर लगा सकती है, जिससे उसकी पूरी फैमिली जेल तक जा सकती है। अगेन अब उस बंदे को और उसकी फैमिली को अब यही प्रूफ करना है कि उन्होंने डाउरी नहीं ली है। शमी को यह सब तो झेलना पड़ा ही, पर साथ ही अपनी बेटी से भी दूर रहना पड़ा। अब जाके शमी कई दिनों बाद अपनी बेटी से मिल पाए हैं। ये जानकारी शमी ने 2 अक्टूबर 2024 को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि वे अपनी बेटी के साथ बड़े इमोशनल होकर गले मिल रहे हैं और अपनी बेटी को शॉपिंग कराने मॉल में लेकर गए हैं। मोहम्मद शमी अपने पोस्ट में लिखते हैं, टाइम स्टूड स्टिल व्हेन आई सॉ हर अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम। इसके बाद हसीन जहां ने 3 अक्टूबर 2024 को आनंदबाजार.com से बात करते हुए फिर से शमी पे एक नया एलिगेशन लगाया। यह सिर्फ दिखावे के लिए है, मेरी बेटी का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, नए पासपोर्ट के लिए शमी के हस्ताक्षर जरूरी हैं।
इसलिए वह अपने पिता से मिलने गई थी, लेकिन शमी ने हस्ताक्षर नहीं किए। वह अपनी बेटी के साथ शॉपिंग मॉल गए। जिस कंपनी के लिए शमी विज्ञापन करते हैं वह उसे वहां ले गए। मेरी बेटी ने उस दुकान से जूते और कपड़े खरीदे। शमी को वहां से कुछ भी खरीदने पर पैसे नहीं देने पड़ते, इसलिए उसे वहां ले जाया गया। मेरी बेटी को गिटार और कैमरा चाहिए था, उसने उसे वह सामान नहीं खरीदा। इनके एलिगेशंस यहाँ पर भी खत्म नहीं हुए, इन्होंने शमी पर एक और एलिगेशन लगा दिया। शमी कभी मेरी बेटी के बारे में नहीं पूछते, शमी सिर्फ अपने में ही व्यस्त रहते हैं। वह 1 महीने पहले ही उनसे मिले थे, लेकिन तब उन्होंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया। मुझे लगता है कि अब पोस्ट करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने यह वीडियो अपलोड कर दिया। अब मुझे बताइए कि मोहम्मद शमी पे लगाए गए ये एलिगेशंस कितने सच और कितने झूठे हो सकते हैं। अब हसीन जहां के ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि जो इन्होंने पहले एलिगेशंस लगाए थे मोहम्मद शमी पर, उन सभी एलिगेशंस को कोर्ट ने खारिज कर दिया था और झूठा करार दिया था। वैसे तो लोगों का प्यार शमी को तो बहुत मिल ही रहा है। आप इस पर जो भी राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। अब ये डाइवोर्स का ट्रेडिशन अब बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हमारी इंडियन सोसाइटीज में भी आ चुका है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ये कहता है कि इंडिया में डाइवोर्स रेट 1.1% हो चुके हैं। आज इंडिया में 1000 में से 13 शादियां डाइवोर्स में खत्म हो जाती हैं। इनफैक्ट महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट डाइवोर्स रेट अमंग स्टेट्स एंड दैट इज 18.7%। सेकेंड नंबर पर कर्नाटका 11.7% के साथ, थर्ड नंबर पर उत्तर प्रदेश विद 8.8%, फोर्थ पर वेस्ट बंगाल 8.2%, फिफ्थ पर दिल्ली 7.7% के साथ। शायद आपको भी नहीं पता होगा कि ऑन पेपर हस्बैंड एंड वाइफ डाइवोर्स ले लेते हैं और डाइवोर्स लेने के बाद भी एक साथ रहते हैं, क्योंकि इनका माइंडसेट है डाइवोर्स लो और टैक्स बचाओ। जी हाँ, इंडिया में ये रूल्स कहते हैं अगर कभी भी आपका डाइवोर्स हो रहा है और अगर आप एलिमोनी के तौर पे अपने पार्टनर को लमसम मनी यानी पैसा प्रॉपर्टी एक साथ दे रहे हो, तो उस पार्टनर के लिए वो एलिमोनी की इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। इस एलुमिनी पर इस लॉ का सबसे ज्यादा एडवांटेज रिचेस्ट बिलियनियर उठाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि शमी की वाइफ ने 2 लॉज का मिसयूज किया है। पहला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का सेक्शन 3, दूसरा आईपीसी सेक्शन 498A। क्योंकि अब ये दोनों भी लॉज काफी ज्यादा टिल्टेड हैं टुवर्ड्स दी वुमेन, इसीलिए मैक्सिमम डाइवोर्सेस जिसमें हैवी एलिमोनी एक्सटॉर्ट किया जाता है उसमें इन दोनों लॉज का भर के मिसयूज होता है। और यह बात खुद सुप्रीम कोर्ट तक बोल चुकी है। कितने केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि लड़की म्यूचुअल डाइवोर्स लेने के बाद ये रियलाइज करती है कि अरे इस डाइवोर्स में तो मैं झूठा केस करके लाखों रुपए तक का कमा सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल गौरव मेहता वर्सेस अनामिका चोपड़ा केस। शुरू में वाइफ ने म्यूचुअल कंसेंट के साथ डाइवोर्स ले लिया था, पर बाद में एलिमोनी मांगने के लिए उन्होंने डॉरी और डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के तहत केस कर दिया। एंड नाउ द मोस्ट शॉकिंग पार्ट, ऑफिशियल डाटा के अनुसार इंडिया में दर्ज होने वाले इन दोनों लॉज के अंडर जो भी फाइल केसेस होते हैं वो 85% केसेस झूठे होते हैं। 85%, कैन यू बिलीव दैट? एक्चुअली काफी डिवोर्स के केसेस में ज्यादा से ज्यादा एल्यूमिनी एक्सटॉर्ट करने के लिए इन लॉज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे 4 एडवांटेजेस होते हैं। पहला, इन लॉज को ग्राउंड फॉर डिवोर्स माना जाता है, जिससे अर्ली डिवोर्स मिलता है। इसका मतलब अगर हस्बैंड डाइवोर्स नहीं देना चाहता है तो ये सब वायलेंस, डाउरी के क्लाउजेस को जोड़कर जल्दी डाइवोर्स मिल जाता है। दूसरा, इस लॉ से चाइल्ड कस्टडी इजीली मिलती है, क्योंकि कोर्ट भी किसी अब्यूसिव पेरेंट्स के पास बच्चे को सौंपना नहीं चाहता। और तीसरा, मोस्टली सिटीज में हस्बैंड और वाइफ की जॉइंट प्रॉपर्टी होती है और इन क्लाउजेस को ऐड करके विक्टिम की प्रॉपर्टी में से ज्यादा बड़ा शेयर मिलता है। और चौथा, जैसे हमने देखा बाकी सारे केसेस में हस्बैंड से एलिमनी का पैसा भी ज्यादा मिलता है। रेमंड के केस में गौतम सिंघानिया के साथ भी सेम हुआ था। उनकी वाइफ नवाज मोदी ने एलिजिडली डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालकर अपनी शादी के 32 साल बाद $1.4 बिलियन यानी कि गौतम सिंघानिया के पर्सनल वेल्थ का 75% डायरेक्टली एक झटके में मांग लिया। और कई केसेस में तो ऐसा देखा जाता है कि पहले तो वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया और फिर बाद में पैसों का सेटलमेंट करके और केस को फिर वापस ले लिया। जैसे क्रिकेटर युवराज सिंह की भाभी आकांक्षा शर्मा ने एलिजिडली उनके भाई और उनके घर वालों पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया था, बट रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्हें 48 लाख रुपए मिल गए और सारे चार्जेस को ड्रॉप आउट कर दिया और डाइवोर्स के लिए एग्री हो गई और फाइनल सेटलमेंट कर लिया। नाउ नेक्स्ट तरीका तो सबसे ज्यादा इजीएस्ट तरीका है फॉर डाइवोर्स एंड एल्यूमनी, विच इज म्यूचुअल डाइवोर्स। ये ट्रेंड आपको कॉमनली मोस्टली हाई प्रोफाइल केसेस में ही दिखेगा, जहां पर किसी बिना डिबेट और ब्लेम गेम के, मतलब एटलीस्ट कोई कैमरे के सामने एक दूसरे को ब्लेम नहीं करता है और दोनों ही पार्टीज टेबल पे एक हाई एलिमोनी अमाउंट डिसाइड करके डाइवोर्स फाइनल कर देते हैं। जैसे मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से
ऋतिक के डाइवोर्स केस में सुजैन ने ऋतिक से 400 करोड़ रुपए की एलिमोनी की डिमांड रखी थी, पर आखिर में दोनों कपल्स ने 380 करोड़ में म्यूचुअल डाइवोर्स एक्सेप्ट कर लिया। मोस्टली सेलिब्रिटीज में आप कॉमन देखोगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये सारी बातें मीडिया के सामने आएगी तो उन्हें एक नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी। बट ऐसे केसेस में क्योंकि ये एक म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, तो ये काफी फास्टेस्ट रूट है डाइवोर्स करने का। एंड बहुत बार इन डाइवोर्स केसेस में सेटलमेंट और एलिमोनी की अमाउंट तक डिस्क्लोज नहीं की जाती है, जैसे कि आमिर खान और किरण राव, अरबाज और मलाइका जैसे केसेस में अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया गया था। पर मेजर सवाल तो यही होगा कि अमाउंट को कैसे डिसाइड किया जाता होगा। सो देखो, इंडिया में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 के अंदर एलिमोनी दो फॉर्म में दी जाती है। एक मेंटेनेंस, जिसमें स्पेसिफिक अमाउंट हर महीने दिया जाता है, और दूसरा वन टाइम सेटलमेंट एलिमोनी, जिसमें एक लंप सम अमाउंट एक ही बार दे दिया जाता है। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली ये है कि सेक्शन 25 में एक्सप्लिसिटली ये मेंशन है कि वाइफ और हस्बैंड दोनों भी एलिमोनी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यस, एलिमोनी की अमाउंट हस्बैंड को भी मिल सकती है, पर ये यूजुअली उन केसेस में होता है जब हस्बैंड काफी ज्यादा नीडी हो और वो खुद से पैसे नहीं कमा सकता। फॉर एन एग्जांपल, 2014 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक केस हुआ था, जिसमें वाइफ ने हस्बैंड क्रुएल्टी का रीजन देके डाइवोर्स ले लिया, पर 2 साल बाद हस्बैंड ने मंथली 15,000 रुपए की एलिमोनी डिमांड की, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने वाइफ को ये ऑर्डर दिया कि जब तक फाइनल ऑर्डर इशू नहीं होता है तब तक हस्बैंड को 3,000 रुपीज पे करना होगा, क्योंकि हस्बैंड के पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है। सो डेफिनेटली इंडिया में औरतें भी एलुमिनी पे करती हैं हस्बैंड्स को, लेकिन क्योंकि इंडिया में वर्किंग वुमेन की पॉपुलेशन काफी कम है, इसलिए हमें ऐसे केसेस काफी कम देखने को मिलते हैं जहां पर हस्बैंड अर्न नहीं कर रहा हो और एलुमिनी को लीगली डिजर्व करता हो। अब देखो, हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर या इंडिया के किसी भी लॉ के अंडर यह मेंशन नहीं है कि किसको कितना एलिमनी का अमाउंट मिलना चाहिए। ये बात हर कोर्ट केस टू केस बेसिस पर डिसाइड करता है, लेकिन हाँ, कितनी एलिमनी किसको मिलेगी, हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। पहला, अगर एलिमोनी मंथली या पीरियोडिक बेसिस पर डिसाइड होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अर्निंग स्पाउस के मंथली सैलरी का कम से कम 25% पे को दिया जाना चाहिए। दूसरा, लमसम एलिमोनी, यानी कि वन टाइम सेटलमेंट के लिए कोई ऐसा बेंचमार्क सेट नहीं है, लेकिन जनरली ये अमाउंट नेट इनकम का उस पर्सन के 1/3 या फिर 1/5 तक होता है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि प्रॉपर्टीज एंड ज्वेलरी वगैरह। नाउ सुप्रीम कोर्ट के स्टैंडर्ड्स के अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पर जजेस एलिमनी अमाउंट को डिसाइड करते हैं, और कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होने की वजह से इनकी कुछ सेट गाइडलाइंस नहीं बन सकती, जैसे कि नंबर 1 है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हेल्थ कंडीशन, नंबर 2 लायबिलिटीज ऑन द पेयर, यानी अगर हस्बैंड पे कर रहा है तो उस हस्बैंड पर कितनी लायबिलिटीज है, नंबर 3 ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, एंड नंबर 4 चाइल्ड सपोर्ट। सो मेजरली यही सब फैक्टर्स और स्टैंडर्ड्स एलिमोनी डिसाइड करते वक्त ध्यान में रखे जाते हैं ताकि जस्टिस और फेयर डिसीजन दिया जा सके, बट अनफॉर्चुनेटली हर बार ये फेयर एंड जस्ट नहीं हो पाता है। अमीरों के केस में तो हमने देखा कि कैसे एक प्रोविजन को कुछ लोग मिसयूज कर रहे हैं, बट आम लोगों में यह मिसयूज और भी बदतर है। मदुरई में एक वियर्ड केस देखने को मिला। सिल्वर रंजन नाम के एक बंदे ने अपनी वाइफ से डिवोर्स लिया, लेकिन उसके बाद सिल्वर रंजन से कहा गया कि उसे 10,000 रुपए रेंटल, 10,000 रुपए मेंटेनेंस और 50,000 कंपनसेशन और डाउरी वापस करना है अपनी वाइफ को। इस ऑर्डर के अगेंस्ट जब उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया, क्योंकि वो जॉबलेस है इसलिए वो अमाउंट पे नहीं कर सकते अपनी वाइफ को, तब कोर्ट ने उससे कहा अगर जॉब नहीं है तो कूली बन जाओ या भीख मांगो, पर बीवी को एलिमोनी देनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में एक और वियर्ड केस, जलगांव में गोरख काकड़े के नाम का एक व्यक्ति जिसकी किडनी फेलियर हो गई थी, वो अपनी वाइफ को 3 महीने तक 3,000 रुपये नहीं दे पाए थे एज ए मंथली एलिमनी। उससे पहले वो दे रहा था। इस बात के लिए उसकी वाइफ ने कोर्ट में कंप्लेन की और उसे 11 महीने के लिए जेल हो गई, लेकिन गोरख जेल में डायलिसिस नहीं करवा पा रहा था, उसकी वहीं पर जेल में मौत हो गई। सिर्फ 3,000 एलिमोनी के लिए गोरख की डेथ हो गई। नोएडा में तो एक यंग लड़के ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसकी वाइफ और इन लॉज उससे 60 लाख रुपए की एलिमोनी मांग रहे थे। नाउ मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एलिमोनी के लॉज बेकार होते हैं, बकवास होते हैं, इन्हें स्क्रैप आउट कर देना चाहिए। ऑफ कोर्स वो डिपेंडेंस वुमेन के इकोनॉमिक सेफ्टी के लिए जरूरी होते हैं, पर मुझे बताओ, अगर एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से अपनी प्रॉपर्टी खड़ी करता है और एक ही झटके में सिर्फ उसकी 75% प्रॉपर्टी को छीनना, ये किस हद तक सही है? एंड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ये बिजनेस के लिए कर रहे हैं या किसके लिए कर रहे हैं वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कोलकाता में वाकई में एक मैट्रिमोनियल स्कैम पकड़ा गया है, जिसमें एक औरत ने 3 बार शादी की और तीनों के ऊपर फेक केसेस फाइल करके तीनों आदमियों से, मतलब अपने तीनों हस्बैंड से एलिमोनी का पैसा वसूल लिया। वो लिटरली उसका बिजनेस था,
मतलब ये चल क्या रहा है? That definitely needs to be better laws, better gender neutral laws, ताकि इंडिया में किसी भी मर्द को मर्द होने की सजा ना मिल सके। क्या यही इक्वालिटी है? क्या यही ट्रू फेमिनिज्म नहीं है? आपका क्या कहना है?